हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एग्जाम तो कल ही है। अभी देख पा रहे होगे जैसे आपके पास सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर दिखाई दे रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चीट शीट में हम देख पा रहे हैं कि इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो 9 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इस 9 नंबर कैसे तैयार होंगे, वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे। एग्जाम में कहां से क्वेश्चंस बनते हैं और एक क्वेश्चन अगर आएगा तो कितने मार्क्स का होगा और उसमें क्या क्या टर्म्स पूछे जा सकते हैं, इस पर विचार करेंगे। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन से टर्म्स हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को गौर से समझिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। देखिए चैप्टर थर्ड जो आपको दिया गया, चैप्टर थर्ड आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने की संभावनाएं हैं। तो आप जरा गौर करिएगा। इसमें न्यूमेरिकल खूब एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपको समझ करके चलना है कि न्यूमेरिकल कहां से बनेंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स यहां पर एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। न्यूमेरिकल कहां से कैसे बनेंगे, कितने पॉइंट्स में इस चैप्टर को हम क्लासिफाई करने वाले हैं, जरा गौर से सुनिएगा। यानी कि सबसे फर्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो बनेगा, पहला तो न्यूमेरिकल से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने पढ़ा था, अगर आप ई नॉट सेल की बात करते हैं तो वहां पर आप एक टॉपिक पढ़ते थे। वो टॉपिक क्या था? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये वाला जो पोर्शन पढ़ा था, इसके फॉर्मूले आप पढ़े थे। अगर कैथोड और एनोड का पोटेंशियल आपको पता हो तो आप उस केस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनोड सेल निकाल सकते हैं। कहते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आया नस्ट इक्वेशन, जहां पर हम पढ़ते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.059 अपान एन लॉग, फिर हम करते थे ऑक्सीडेशन अपान रिडक्शन। पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था ये, और यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। पहले नोट कर देता हूं सारे फॉर्मूले, फिर बताता हूं कहां से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तीसरा फॉर्मूला जो आपने यहां पर पढ़ा वो केसी पढ़ा। केसी इज इक्वल टू आपने पढ़ा कि अगर केसी का फॉर्मूला कहीं पर है तो एंटीलॉग ऑफ एन इंटू ई नॉट सेल अपान 0.059, ये आपने एक केस पढ़ा 0.059। ये अगला क्वेश्चन हो गया थर्ड। थर्ड के बाद हम फोर्थ की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ की तरफ मूव करेंगे तो अगला पॉइंट आता है, ये हमने पढ़ा था इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये जो आपने केस पढ़ी, इसमें हम क्या पढ़ते हैं जरा गौर करिएगा। अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और तीसरे नंबर पे, चौथे के बाद पांचवें नंबर पे अगला है कि अगर ये फॉर्मूला है तो फिर क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। ये 5 फॉर्मूले ऐसे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब एक तो सबसे बड़ा सवाल आया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ई नॉट सेल हमें दे देता है, ई सेल निकालना होता है, केसी निकालना होता है, डेल्टा आरजी नॉट, डेल्टा आरजी ये कैलकुलेट करना होता है। तो ये क्वेश्चन अगर सारी चीजें निकालनी है तो 5 नंबर में आएगा। लेकिन जनरली होता क्या है कि हमें अगर मान लो ये शुरू के 3 पॉइंट तक हमें कैलकुलेशन करना है तो ये 3 नंबर का आएगा। और मान लो कि अगर हमें ये गिब्स एनर्जी निकालनी है तो यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। एन हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कहा जाता है। और इसके तरीके में अगर हम बात करते हैं तो एक और हमारे पास फॉर्मूला इसी में और है, जिसमें हम लॉग के रिस्पेक्ट में पढ़ते थे, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी। ये भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। यहां एल एन है, लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 2.303। एक क्वेश्चन जो गलत हो रहा है, जहां से आपसे गलती होगी वो ये होगी कि अगर स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछेगा बेटा तो ई नॉट सेल लेना है, और अगर गिब्स एनर्जी पूछेगा तो ई सेल लेना है। तो ऐसी गलती ना हो, इन फॉर्मूले को आप याद करके रखें। इन पर बेस्ड क्वेश्चन एक एग्जाम में आएगा, जो अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट निकालने को कहता है तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, या इधर से एक क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर का, तो और या तो केसी और गिब्स एनर्जी निकालने को कह दे, वहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहां से मिनिमम 2 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनाए जा सकते हैं। इसलिए आप इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व कर लें। अभी भी आपके पास वक्त है। कोई एक क्वेश्चन आप उठाइए जिसमें ये सारी चीजें आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको ये पहला पॉइंट यानी कि जो पहला पार्ट है न्यूमेरिकल वाला वो क्लियर हो जाएगा। और ये आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नोट करिए इसे। इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं और अगले पॉइंट पे क्या बात करेंगे, जरा गौर करिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट में हमें अब बातचीत करनी है कि आगे इससे अलावा क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि अभी तक हमने एक पार्ट हमने डिस्कस किया, अब हम 6 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं और देखेंगे कि 6 पॉइंट क्या है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। तो 6 पॉइंट में जो हमें क्वेश्चन मिल रहा है वो ये है कि हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन किसके बीच का पता होना चाहिए? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन अगर हम ये निकाल लेते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं, और रिलेशन बिटवीन हमें पता होना चाहिए मोलर कंडक्टिविटी कप्पा जी आर रो जी स्टार, ये रिलेशंस हमें पता होना चाहिए। रिलेशन का मतलब आप इस तरह के तमाम रिलेशन पढ़े थे, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सेल कांस्टेंट, इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि अगर यूनिट आती है तो भी कर लोगे और अगर रिलेशन पता होगा तो भी क्वेश्चन आप यहां से लगा लेंगे, और अगर इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है तो भी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। 6 के बाद 7th पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा क्या बना? 7वां पॉइंट, इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, अच्छा सवाल है, वह है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन लैम्डा एम एंड के। इसका मतलब कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, यह भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है। तो यह भी बात आपको पता होनी चाहिए कि डाइल्यूशन के दौरान लैम्डा एम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। 8th क्वेश्चन, अगर हम 8th पॉइंट पर पहुंचते हैं तो एक हमने केस पढ़ी थी, क्लोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इसका स्टेटमेंट एग्जाम में खूब पूछा गया है। क्लोरोस लॉ का स्टेटमेंट एग्जाम में खूब आया हुआ है और इस क्लोरोस लॉ के माध्यम से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं लैम्डा एम नॉट, और उसको निकालने के लिए जो उसका हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन वाला केस पढ़े हैं, उस पर बेस्ड जो सेकंड सैंपल प्रॉब्लम दी गई है उस तरह के क्वेश्चन इस पर आए हुए हैं। यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए जब हम उसके कैटायन और एनायन के पोर्शन का सम करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में खूब आया है। यानी कि क्लोरोस लॉ डायरेक्टली आ सकता है या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने को पूछी जा सकती है। उसके बाद बेटा एक रिलेशन है जिस पर क्वेश्चन आया, लैम्डा एम इज इक्वल टू के अपॉन सी, इस पर क्वेश्चन खूब आया। यानी कि आपको एक और चीज पता हो, ये कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात भी यहां से प्रूफ हो जाएगी, यह भी एक बार आ चुका है। उसके साथ साथ आपने अल्फा के बारे में पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है, तो हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम पढ़ते थे। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का फॉर्मूला पढ़ा था, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहां से एक क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में बन सकता है। अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट्स निकालने को कहेगा तो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 पॉइंट कोई निकालने को आएगा तो भी 3 में आ सकता है या 2 में आ सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन होगा। तो ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन, एक सैंपल प्रॉब्लम भी दी गई है, उसे आप करके इसे आप समझ सकते हैं। यानी कि 10वें नंबर की तरफ मूव करते हैं। 10वें नंबर पर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा रहा है, वह है फैराडेज लॉ। अब आप जरा समझिएगा, फैराडेज लॉज में हम 2 स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला और दूसरा, तो ये दोनों स्टेटमेंट आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपको ये स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए। यहां से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा कि इनका स्टेटमेंट बताइए, या ऐसे आ सकता है स्टेट फैराडेज फर्स्ट लॉ या स्टेट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। 11 नंबर पे हम बात करते हैं, तो जो सेल रिएक्शंस जितनी आपको पढ़ाई गई थी, सेल रिएक्शंस में अगर आप याद करेंगे तो उसमें कैथोड एनोड का रिएक्शन है, तो कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन। तो अगर आपका एग्जाम जब होगा तो उसमें कैथोड एनोड या ओवरऑल रिएक्शंस में से कुछ भी आ सकता है। जैसे मरकरी सेल है, लैग्रांज सेल आपने पढ़ा, लेड स्टोरेज बैटरी आपने पढ़ा, तो उसका जो कैथोड एनोड और ओवरऑल रिएक्शन है वो रिएक्शन लिखने को एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो इसलिए आप सेल रिएक्शंस जरूर ध्यान में रखें। 12 नंबर पर हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस या यूजेज, एप्लीकेशंस या यूजेज की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान रखने की, सर ये कहां पर है, जैसे आपने कुछ सेल के बारे में, मरकरी सेल का यूज आप हियरिंग एड्स में करते हैं ना, वॉचेस में करते हैं, जो स्मॉल वॉच होती है, ऐसी कंडीशंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में आए हुए हैं कि वो कौन सी सेल है या वो कौन सी बैटरी है जिसका यूज हम हियरिंग एड्स में करते हैं। तो इसलिए आप उसके यूजेज के बारे में भी थोड़ा सतर्क रहें कि अगर यूजेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे भी कर ले जाएं, और वो कैसे, जब आप इसको पढ़े होंगे तभी ये आपका पॉसिबल हो सकता है। यूजेज के बाद अगर हम 13 नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो 13 नंबर पे हमें क्या बताया जा रहा है कि हमें इसकी सारी सैंपल प्रॉब्लम्स लगा लेनी है। अगर आप इसकी सारी सैंपल प्रॉब्लम लगा लेते हैं और एक्सरसाइज में
एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चंस करने हैं, एक फैराडे लॉ के लास्ट के जो क्वेश्चन थे, लास्ट के लगभग 11 से लगाकर अगर 16 तक के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका ये काम हो जाएगा। और इसी में लास्ट में दो क्वेश्चन प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दिए गए हैं, यानी कि एनसीईआरटी में अगर हम देखें तो लास्ट 5 क्वेश्चन आप कह लीजिए, अगर लास्ट के 5 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस चीट शीट में आपका स्वागत भी था और ये कंप्लीट भी हो गई। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इतना पढ़ के जाएंगे तो आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये श्योर है, क्योंकि हमने आपको वो सारी टर्म सारी चीजें बता दी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हो रही हैं। तो क्वेश्चन कहां से बनेगा, क्या बनेगा, आप जो कुछ भी पढ़े हैं वो ठीक है, लेकिन इसको जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही, नए चैप्टर के साथ नई क्लास में करेंगे नई बात।